हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फिनिश कर लिया था, जिसमें कि हमने ये देखा था कि जो हेलोएरिन्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, कौन कौन से कंडीशंस में उनके रिएक्शन करवा सकते हैं। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स के अंदर देखा था। अब इस आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे। बेंजीन के ये या मतलब क्लोरोबेंजीन्स या हेलोएरिन्स के ये दूसरे कॉमन रिएक्शंस हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पे रिएक्शन के नंबर्स वहाँ से थोड़े ज़्यादा है। वही वो रिएक्शंस हैं जो कि आपने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में बेंजीन के साथ सीखा होगा। बस प्रॉब्लम यह है कि जब बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, ये तो कंटेंट्स हैं। अब अपन अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स में। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था इसको, EAS एंड NAS में, NAS एंड EAS में। तो NAS तो हमने पहले पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में ही, और आज का लेक्चर हमारा डेडिकेटेड है टू EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम अगर रिएक्शन को समझें EAS में, जो नॉर्मल अगर आप बेंजीन के बारे में सबसे पहले सोचो तो बेंजीन के साथ जो रिएक्शंस आपने पढ़ी होगी वो थी हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर जैसे अगर हम रिकॉल करें थोड़ा, तो बेंजीन जो था उसके साथ हमने 5 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी होंगी। हमने वहाँ पे पढ़ा होगा क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन। तो जैसे Cl2AlCl3 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएं तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये आपको याद है रिएक्शन? नहीं तो एक बार हाइड्रोकार्बन, अभी मैं थोड़ा मैकेनिज्म डिस्कस भी कर लूँगा कि कैसे रिएक्शन होती है। इसी की रिएक्शन की मैकेनिज्म एक बार डिस्कस कर दूंगा मैं। नाइट्रेशन रिएक्शन में HNO3 H2SO4 यूज़ करते हैं, एंड बेंजीन पे हम NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं या फिर ओलियम यूज़ करते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के हम SO3H ग्रुप लगाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं। फिर दो और रिएक्शन हमने पढ़े होंगे। एक तो हमने पढ़ा था फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में RCl यूज़ करते हैं विद AlCl3, कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंज वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। बाकी ये R ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये एल्काइल बेंजीन बन जाता है। और एक हमने पढ़ा था फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें कि RCOCl एसिड क्लोराइड लेते हैं विद AlCl3। तो ये जो एसिटाइल ग्रुप है, COR ग्रुप है, एसाइल ग्रुप है, ये असाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये 5 रिएक्शन थे वहाँ पे जो कि बेंजीन के साथ शो कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे बेंजीन नहीं है, अब है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। डेरिवेटिव्स हैं, हेलाइड्स या हेलाइड्स बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो फिर ऐसे केस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे Cl ऐड करना था तो आप कहीं पे भी Cl ऐड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रिएक्शन एक मैकेनिज्म हम हेलोजनेशन की डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती थी। तो इस रिएक्शन में जब जैसे हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं कि बेंजीन के साथ जब हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, Cl2AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्लोरीन लग जाता है। बट ये रिएक्शन कैसे होती है? बेंजीन तो बहुत ही अनरिएक्टिव है। अगर यहाँ पे AlCl3 यूज़ नहीं करते, हम डार्क कंडीशंस रहती, तो फिर ऐसे केस में रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम AlCl3 यूज़ करते हैं, मैकेनिज्म 3 स्टेप का है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाया जाता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप है। स्टेप 1 लिख रहा हूँ इसको अभी मैं। तो ये जो Cl2 है, ये सबसे पहले AlCl3 जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लिविस एसिड है, इस लिविस एसिड के साथ AlCl3 रिएक्शन करता है। क्यों AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट करना चाहता है। तो यहाँ से ये Cl AlCl3 के साथ कंबाइन हो जाता है माइनस और प्लस चार्ज के साथ। फिर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन वापस विड्रॉ करता है, और इससे ये बन जाता है Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस। ये पहला स्टेप था जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Cl प्लस, विच इज क्लोरोनियम आयन। तो सबसे पहले हमने ये क्लोरोनियम आयन बना लिया। स्टेप 2 में ये जो क्लोरोनियम आयन है, अब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ से सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो ये जो Cl प्लस है, ये इस बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। बेंजीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। ये ऑब्वियसली ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पाई बॉन्ड को आप आगे शिफ्ट करोगे
तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ डिलोकलाइज हो जाएगा, फिर पाई बॉन्ड शिफ्ट करोगे तो एक और कटायन डिफरेंट बन जाएगा यहाँ पे। ये 3 स्ट्रक्चर बनता है जिसे कि हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसके बाद ये स्टेप स्लो भी रहता है क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज हो चुकी है, यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फिर स्टेप 3 में ये ऑब्वियसली अपनी एरोमेटिसिटी रीस्टोर करना चाहता है, और एरोमेटिसिटी रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे ये डीप्रोटोनेशन स्टेप होती है। जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, जैसे इस जगह पे एक हाइड्रोजन भी था जहाँ पे Cl जुड़ा है, तो वो हाइड्रोजन लूज करता है अपनी, Cl और हाइड्रोजन है तो वो अपनी हाइड्रोजन लूज करेगा किसके साथ, कोई भी माइल्ड बेस ले सकते हो, वीक बेस। AlCl4 माइनस का जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस यहाँ से इस हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट कर देगा, इस स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, Cl माइनस और H मिलके HCl बन जाता है, और साथ में AlCl3 बन जाता है। AlCl3 अगेन रीस्टोर हो चुका है, इसे हम ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट भी कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जो कि पहले यूज हो बाद में रिस्टोर हो जाए तो उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है। इलेक्ट्रोफाइल अपना Cl प्लस है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और फिर रिएक्शन के बाद वापस से बेंजीन बन जाता है। तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूशन हो रही है इलेक्ट्रोफाइल की, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं EAS। तो ये रिएक्शन सिमिलर सारे रिएक्शंस होते हैं। जैसे जब हम नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो NO2 प्लस रहता है। सल्फोनेशन में या तो SO3 को लेते हैं या तो SO3H प्लस रहता है। फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकटायन रहता है और असाइलेशन में असाइलियम आयन रहता है। तो ये सब आप एक बार हाइड्रोकार्बन्स के अंदर रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे तो किसी भी पोजीशन पे रिएक्शन करवा रहे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं या ब्रोमोबेंजीन लेते हैं तो उनके साथ हमें अब देखना पड़ेगा कि रिएक्शन किस जगह पे करवाएंगे। जैसे मानो कि ये कोई रिएक्शन है Cl के साथ, अगर हम नाइट्रेशन ही करना चाहते हैं लेट से, तो नाइट्रेशन करने के लिए किस पोजीशन पे रिएक्शन करवाएं। 2 चीज़ें एक्चुअली हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो क्लोरीन है ये अभी बेंजीन से फास्टर रिएक्शन कर रहा है या स्लोअर रिएक्शन कर रहा है। क्लोरीन का जो प्रेजेंस है या ब्रोमीन का प्रेजेंस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, रेट ऑफ EAS को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मतलब टू इश्यूज जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या कम होगी। अगर रेट ऑफ EAS बढ़ता है तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसने बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया है रिएक्शन के लिए। और अगर रेट डिक्रीज होता है तो फिर हम कहते हैं कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। दूसरा हम देखेंगे कि रीजियोकेमिकल आउटकम क्या है रिएक्शन का, या फिर रिएक्शन में कैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। रीजियोकेमिकल आउटकम, जैसा सबसे पहले हम अगर इस फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये जो बेंजीन है मतलब जिस पे क्लोरोबेंजीन है, इसमें तुम्हें 2 इफेक्ट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम्हें ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, Cl प्लस आ रहा है, तो बेंजीन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा उतनी ही रेट फास्ट हो जाएगी। क्यों फास्ट हो जाएगी, क्योंकि सामने कौन आ रहा है रिएक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इटसेल्फ है, तो उसे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो Cl है ये क्या कर रहा है, ये तो एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना। Cl जो है, Cl इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया इंडक्टिव इफेक्ट। आप इसे -I इफेक्ट कह सकते हो। और यही जो Cl है, दिस Cl इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। कैसे Cl इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, बाय रेजोनेंस। अगर आप रेजोनेंस के बारे में सोचो तो यही क्लोरीन यहाँ पे अपने लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट्स कॉम्पीट कर रही है। नॉर्मली तो क्या होता है, जब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट कॉम्पीट करती हैं तो फिर ऐसे केस में रेजोनेंस इफेक्ट वास्ट मेजॉरिटी से विन करता है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा ऑपोजिट रहता है। यहाँ पे जो रेजोनेंस है ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती है,
क्यों स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड बनने वाला है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में जब पाई बॉन्ड बनेगा तो आप खुद ही सोचो कि क्या ये पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा? कार्बन अपने 2p से बॉन्ड बना रहा है और जो क्लोरीन है कार्बन अपने 2p से पाई बॉन्ड बना रहा है और जो क्लोरीन है वो 3p ऑर्बिटल यूज कर रहा है। तो क्या 2p और 3p का ओवरलैप बेटर हो पाएगा? 2p और 3p में साइज मिसमैच्ड है। साइज मिसमैच होने के कारण जो ओवरलैपिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये पुअर ओवरलैपिंग होने के कारण जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो वीक हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट तो वैसे भी थोड़ा वीकर इफेक्ट ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्लाइटली डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। इन दिस केस इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली डोमिनेट्स। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया बेंजीन से तो जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रिएक्शन करने को, उसको तो इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे वहां पे, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो ग्रुप है ये कैसा है? Cl जो है या जो हैलोजेंस है इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। Cl is a deactivating group. तो क्लोरीन जो है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कम कर रहा है। ये तो पहला हमने दो केसेस डिस्कस करने को कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी, मतलब स्लोअर देन बेंजीन हो जाएगी। बेंजीन से स्लो रिएक्शन करेगा। अब दूसरी चीज हमें देखनी है कि रिजियोकेमिकल आउटकम क्या होगा, किधर रिएक्शन, अगर रिएक्शन होती है तो फिर कहां पे रिएक्शन होगी। तो उसके लिए अब हम ये देखेंगे रिजियोकेमिकल आउटकम के लिए आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि जो नेगेटिव चार्ज है ये कौन कौन से पोजीशन पे डिलोकलाइज्ड है। तो जो नेगेटिव चार्ज है अगर आप डिफरेंट इसके रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनाओ तो देखोगे कि नेगेटिव चार्ज सबसे पहले तो इस पैरा ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, फिर ऑर्थो के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो पैरा पोजीशन पे जा रहा है, और फिर इसके बाद वापस ऑर्थो पे आ रहा है। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डिलोकलाइज हो रहा है तो कोई अगर रिएक्शन करने को आता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है रिएक्शन करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रोफाइल वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ रिएक्शन कर सकता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है अगर हम उसके बारे में सोचें तो ऐसे केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज, या तो अगर इसकी हाइब्रिड बनाओ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिड बनाते हैं अगर तो ये हाइब्रिड है इसकी, जो नेगेटिव चार्ज जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे है स्लाइटली, इधर है और इधर है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, पॉजिटिव स्लाइटली क्लोरीन पे है। अब खुद ही सोचो कि कोई जैसे Cl प्लस आ रहा है, NO2 प्लस आ रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ पे जाएंगे? तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हैलोजेंस हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है कि रिएक्शन जब होगी तो प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। जैसे ये रिएक्शन मैंने लिखा था HNO3 H2SO4 के साथ, तो ऐसे केस में हम दो प्रोडक्ट बनाएंगे। NO2 ग्रुप जब लगाएंगे तो दो जगह पे लगाएंगे, एक तो हम ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे और दूसरा हम लगाएंगे पैरा पोजीशन पे। मेजर और माइनर की बात करें तो थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम बनता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, साइज साथ में साइज भी थोड़ी ज़्यादा है, तो फिर इधर से अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये नॉर्मली ऐसा रहेगा कि जो पैरा प्रोडक्ट है ये रहता है मेजर प्रोडक्ट और यहाँ पे ये रहता है माइनर प्रोडक्ट।
मेटा का तो कोई, हम मेटा बहुत ही ट्रेस में बनता है, बहुत ही कम बनता है, तो मेटा को तो हम यहाँ पे ले ही नहीं रहे। तो दो चीज़ें हमने देखी, ये जो हेलोएरीन्स हैं दे आर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, है ना, जो हेलोजेंस हैं, जो ग्रुप्स लगा हुआ है, इट इज़ डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। और साथ ही अगर हम डायरेक्टिंग नेचर की बात करें तो ये कैसा डायरेक्टिंग है, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब जब रिएक्शन होगी तो हमें रिएक्शन दो प्लेसेस पे करवानी है, एक तो ऑर्थो पोजिशन पे और दूसरा हम रिएक्शन करवाएंगे पैरा पोजिशन पे। जैसे हम कुछ रिएक्शंस यहाँ पे अगर देखें, हेलोजिनेशन सबसे पहली रिएक्शन जो हमने यहाँ पे ले रखी है। तो हेलोजिनेशन जब हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, Cl2 AlCl3 के साथ या FeCl3 के साथ, तो दो प्लेसेस पे रिएक्शन होगी। एक तो ये ऑर्थो पोजीशन पे Cl लग सकता है और पैरा पोजीशन पे लग सकता है। मेजर कौन सा बनेगा, मेजर पैरा पोजीशन वाला बन जाएगा। अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन करवाते हैं तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो नाइट्रेशन रिएक्शन है वो दो प्लेसेस पे होगी, अगेन ऑर्थो एंड पैरा पे, और जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप है वो डोमिनेट करेगा, वो हो जाएगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। बाकी आप खुद से एक बार गेस करने की ट्राई करो, जो सल्फोनेशन थी, सल्फोनेशन हम किसके साथ कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे फटाफट सोचो कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे तो फिर कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो अगेन ऑप्शन वही है, दो पोजीशन है जो कि एक्टिवेट हो रहे हैं, ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो पैरा पे हम सल्फोनेशन कर देंगे, SO3H लगा दिया हमने, और फिर मेजर की बात करें तो फिर जो पैरा वाला है वो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। वैसे ही फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं, जैसे CH3Cl ले रहे हैं, तो CH3Cl अगर हम ले रहे हैं तो फिर ऐसे केस में दो पोजीशन पे लगेगा, एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे। मेजर कौन सा हो जाएगा, पैरा वाला। एक क्वेश्चन अगर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की और कुछ रिएक्शंस देखें, बेंजीन क्लोरोबेंजीन है या फिर ब्रोमोबेंजीन है, सेम रिएक्शन जो कि हमने क्लोरोबेंजीन के साथ देखी है, ये सारे रिएक्शंस आप ब्रोमोबेंजीन के साथ भी देख सकते हो। जैसे इसका अगर हम मेजर प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करें, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, आप थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में सोचो। जैसे Cl जब यहाँ से AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये Cl माइनस निकल जाता है और ये कार्बोकटायन बन जाएगा, साथ में बन जाता है AlCl4 माइनस। फिर ये कार्बोकटायन दो प्लेसेस पे जुड़ सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इस कार्बोकटायन को, आइसोप्रोपाइल कटायन को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो और या फिर पैरा पोजीशन पे भी ऐड कर सकते हो। मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि अगर हम इस ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन के साथ नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं AlCl3 या FeCl3 के साथ, तो फिर ऐसे केस में प्रोडक्ट के बारे में अगर हम सोचें, आप फटाफट पहले तो पॉज करो और फिर प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करो, फिर हम देखते हैं कि आपने सही प्रोडक्ट सोचा है या नहीं सोचा है। तो Cl यहाँ से निकलेगा, Cl माइनस, ये बन गया कटायन और साथ में बन गया AlCl4 माइनस। अब ये जो कार्बोकटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन रीअरेंज हो सकता है। कार्बोकटायंस की ये बहुत ही स्पेशल फीचर है कि अगर कार्बोकटायन अनस्टेबल है और उसके एडजेसेंट पोजीशन के थ्रू, कोई माइग्रेशन ग्रुप के माइग्रेशन के थ्रू अगर वो स्टेबलाइज हो सकता है तो वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री कटायन है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी और हाइड्राइड शिफ्ट होकर ये 2 डिग्री कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है वो पुराने वाले के जैसा ही रहेगा, जो इसके पहले वाली रिएक्शन थी जिसमें कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया था हमने, वहाँ पे भी आइसोप्रोपाइल बन रहा था, यहाँ पे भी जो ग्रुप्स हैं वो आइसोप्रोपाइल ही जुड़ेंगे। मेजर हम इसको कह देंगे। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के। और असाइलेशन रिएक्शन, फिर फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में भी यही करते हैं, RCOCl लेते हैं, फिर AlCl3 के साथ जो Cl है ये यहाँ से डिपार्ट करता है। अगर आप यहाँ पे सोचो तो असाइलियम आयन फॉर्म होता है, CH3COCl जो है AlCl3 के साथ ये Cl माइनस यहाँ से डिपार्ट करेगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, विच इज असाइलियम आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स हैं इनके थ्रू आप इसको स्टेबलाइजेशन शो कर सकते हो। तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस बन जाएगा जो कि असाइलियम आयन कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे कोई कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट की टेंशन नहीं है क्योंकि जो असाइलियम आयन होता है ये असाइलियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो फिर ऐसे केस में कोई हमें यहाँ पे
कार्बोकैटायन को रीअरेंज करने की टेंशन नहीं है। तो जनरली ऐसा भी कहते हैं कि जो असाइलेशन रिएक्शंस होते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन जो हैं, दे आर बेटर देन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं होता है, पॉली असाइलेशंस नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे हमने देखा कि CH3COCl है, तो अब कार्बोकैटायन जो है ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जुड़ जाएगा COCH3, और पैरा पोजिशन पे भी जुड़ जाएगा COCH3। बाकी अगर आप कुछ और रिएक्शन, जैसे मानो कि वापस से अगर इस ग्रुप को COCH3 को हटाना चाहते हो, जैसे ये Cl लगा और ये COCH3 है, अगर आप चाहते हो कि इससे हम ये कंपाउंड बनाएं, 1-chloro-2-ethyl बेंजीन बनाएं, क्या आपको रिएजेंट पता है कि ये कैसे काम करते हैं? कार्बोनिल ग्रुप को, कीटोन को हटा के एल्केन में कन्वर्ट करना, एक्चुअली कीटोन की रिएक्शन है। यहाँ पे आप दो डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हो, क्लेमेंशन रिडक्शन यूज़ कर सकते हो और या फिर वुल्फ किश्नर रिडक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ZnHg HCl अमलगमेटेड जिंक HCl हीटिंग यूज़ कर रहे हैं, इससे ये कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्केन में, और ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हो गई ES की। यही 5 रिएक्शन है जो कि सभी चैप्टर्स में जहाँ पे भी बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये पांचों हमें पढ़ने रहते हैं। कुछ और रिएक्शंस है, जैसे कि ये फिटिग रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन जो है रिएक्शन विथ मेटल्स है, थर्ड टाइप जो है यहाँ पे। फिटिग रिएक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या था, वो हमने देखा था कि वो एल्काइल क्लोराइड्स के साथ हम ले रहे थे, एल्काइल क्लोराइड को सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो वो कार्बन की चेन डबल हो जा रही थी, वो ग्रुप डबल हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हम हेलोएरीन्स के साथ भी जब सोडियम ड्राई ईथर लेते हैं तो ये कंपाउंड भी आपस में जुड़ जाएगा, NaX यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा बाइफिनाइल में। बाइफिनाइल बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। और वुड्स फिटिग रिएक्शन एक होता है जिसमें कि एक हेलो एल्केन लेते हैं और एक हेलो एरीन लेते हैं। तो हेलो एल्केन जो कि वुड्स का कंपोनेंट है, हेलो एरीन जो कि फिटिग रिएक्शन का कंपोनेंट है। तो इन दोनों को समझो मिला के यहाँ से NaX हटा दिया और NaX हटाकर फिर ये बना दिया हमने, ये R ग्रुप इधर लगा दिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन। यही दो रिएक्शन है यहाँ पे मेटल्स के साथ। बाकी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हो, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में कि अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं हेलोअरीन्स की तो फिर MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, जो कि आगे रिएक्शंस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। हमें बस अरेंज करना है डिफरेंट कंपाउंड्स को कि कौन कहाँ पे कैसे रिएक्शंस कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ए ऑप्शन में CH3Cl जोड़ना है, CH3Cl और सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और ये कंपाउंड बन रहा है, तो क्या ये फिटिग रिएक्शन? अभी जस्ट हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है जिसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों लिया हुआ है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ए के साथ 2 मैच कर रहा है, ए और डी ऑप्शन में दोनों ही ए के साथ 2 मैच कर रहा है। बी वाले क्वेश्चन को देखो तो केवल एल्काइल क्लोराइड हेलो एरीन लिया हुआ है, हेलो एरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, फिटिग रिएक्शन है। तो बी के साथ 1 मैच कर रहा है, ए और डी दोनों में ही। सी वाला जो है N2 प्लस है, उसके साथ Cl लग रहा है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है, तो सी के साथ 4 मैच कर रहा है जो कि डी ऑप्शन में है। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वाली रिएक्शन आयोडीन के साथ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमने देखी थी। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि उसमें फिंकलस्टीन रिएक्शन में आयोडीन से रिप्लेस करते हैं और स्वाट्स रिएक्शन में हम फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं। इसके बाद मैंने कुछ NCERT के ही क्लिप्स ले रखे हैं, मतलब जो पेजेस हैं लास्ट के पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं तो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। थोड़ा याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मतलब बोर्ड्स वगैरह के लिए या कभी JEE मेन नीट में कभी आ जाता है तो फिर हम वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्शन आपको बैठ कर रटते रहना है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे डाइक्लोरोमीथेन है सबसे पहला पॉली हेलोजन कंपाउंड जो है। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड में ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, जैसे CH2Cl2,
कॉमन नेम भी आपको याद रखना है, इसका कॉमन नेम है मिथाइलिन क्लोराइड। तो ये अगर हम देखें तो इसके प्रॉपर्टीज जो हैं, डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज पेंट रिमूवर में यूज़ करते हैं, प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स में यूज़ करते हैं, और डिफरेंट सॉल्वेंट्स में यूज़ करते हैं। तो ये सब इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी कुछ ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Exposure to lower levels of methylene chloride in air can lead to slightly impaired hearing and vision। मतलब बहुत ही टॉक्सिक है हमारे लिए इन द सेंस कि डिफरेंट, जैसे मेंटल प्रॉब्लम कर रहा है, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म कर रहा है, हियरिंग को, विजन को हार्म कर रहा है, मतलब ब्रेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं, डिजीनेस क्रिएट कर रहा है, नोजिया, टिंगलिंग, नमनेस इन फिंगर्स, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन ह्यूमंस। डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विद मिथाइलिन क्लोराइड causes intense burning and mild redness of the skin। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आइज कैन बर्न द कॉर्निया, तो काफ़ी हार्मफुल गैस है। ऑब्वियसली इस तरह के लिक्विड है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हमें यूज़ करने के लिए काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। दूसरा जो कंपाउंड है, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, जिसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म, chemically chloroform is employed as a solvent for fats, alkaloids, iodine and other substances। solvent के जैसा यूज़ करते हैं। The major use of chloroform today, ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि major use of chloroform today is in the production of the freon refrigerant R22। R22 को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। It was once used as a general anesthetic in surgery। एनेस्थेसिया में यूज़ करते थे पुराने टाइम में, but has been replaced by less toxic safer anesthetics such as ether, as might be expected from its use as an anesthetic। एनेस्थेटिक के जैसा यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगेन ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हैम्पर कर रहा है। Breathing about 900 parts of chloroform per million parts of air for a short time can cause dizziness, fatigue and headache। तो ये सब तो ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये है कि क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड, ऑल्सो नोन एज फॉजीन। तो क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 O2 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है इस एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस में, विच इज COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड हाईली पॉइजनस गैस है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म को हम बहुत ही केयरफुली स्टोर करके रखते हैं, डार्क कलर के बॉटल्स में स्टोर करते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा फॉजिन, विच इज़ वेरी टॉक्सिक। फिर ये नेक्स्ट है ट्राई आयोडोमीथेन आयोडोफॉर्म, विच इज CHI3। It was used earlier as an antiseptic, but the antiseptic properties are due to liberation of free iodine। तो पुराने टाइम में यूज करते थे, बट एक्चुअली वो फ्री आयोडीन के कारण था, इसके कारण नहीं था। ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाई अदर फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग आयोडीन। तो बस यही इतना सा फैक्ट है कि पहले हम इसको एंटीसेप्टिक में यूज़ करते थे, लेकिन अब लोगों को पता चला कि इसका एंटीसेप्टिक में कोई रोल नहीं है, ये फ्री आयोडीन जो रिलीज करता है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैंस। एरोसोल कैंस मोस्टली वो स्प्रेयर्स को कहते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडस्टॉक इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को सिंथेसाइज करने में हम CCl4 को यूज़ करते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम कैसे बनाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है हम मोस्टली CCl4 को यूज़ करके सॉर्ट्स रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। हमने देखा था कि सॉर्ट्स रिएक्शन में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें कि फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे Cl को फ्लोरीन से थ्रू सॉर्ट्स रिएक्शन रिप्लेस कर सकते हैं। Until the mid 1960s, it was also widely used as cleaning fluid both in industries as degreasing agent and in home as a spot remover and as fire extinguisher। There is some evidence that exposure to carbon tetrachloride causes liver cancer in humans। तो some evidence, इतना ज़्यादा कुछ ये सब important नहीं। Again dizziness, light headedness, nausea, vomiting, ये सब इसके impact हैं। काफ़ी carefully इन chemicals को handle करके रखना पड़ता है।
Exposure to CCl4 can make the heartbeat irregularly or stop. तो अगेन काफ़ी डेंजरस, काफ़ी डिफिकल्ट टू हैंडल कंपाउंड है ये सब. द केमिकल may irritate the eyes on contact. When carbon tetrachloride is released into the air, it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer. ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसे हमने खुला छोड़ दिया तो ये ओजोन लेयर भी डिप्लीट कर सकता है. डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज बिलीव टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर टू यूवी रेज. ये तो फिर ह्यूमन ओजोन लेयर की बातें बता रहे हैं हमें, इतना ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट कुछ है नहीं इसमें. फ्रियॉन्स के बारे में देखते हैं. फ्रियॉन्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो CCl4 है उससे हम सॉर्ट्स रिएक्शन से बनाते हैं. बस एक वही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है. अगेन दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल. ये जो फ्रियॉन्स हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव एंड ईजिली लिक्विफाइबल गैसेस. तो एक बार अगर एटमॉस्फेयर में चला गया तो ये वहाँ से हटेगा नहीं, डिग्रेड नहीं हो सकता है. क्यों डिग्रेड नहीं होगा? क्योंकि हाईली स्टेबल है. इट इज़ फ्रियॉन 2l, जैसा CCl2F2 है, is one of the most common freons in industrial use. It is manufactured from टेट्राक्लोरोमीथेन. तो CCl4 से इसको मैन्युफैक्चर करते हैं बाई सॉर्ट्स रिएक्शन. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे यहाँ पे. और तो बाकी फिर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे फिर नहीं लगता आपके एग्ज़ाम के पर्पस के लिए. बाकी तो गैसेस ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इंपॉर्टेंट है ही. नेक्स्ट जो कंपाउंड है, दिस इज पैरा डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, विच इज़ इन शॉर्ट एब्रीविएटेड एज DDT. तो आपको ये डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन याद रखना पड़ेगा. DDT का स्ट्रक्चर ऐसा है. और तो बस ये फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था जो कि यूज़ करते थे. ओरिजिनली प्रिपेयर्ड इन 1873, बट इट वॉज नॉट अंटिल 1939 दैट पॉल म्यूलर ऑफ गीगी फार्मास्यूटिकल्स इन स्विट्जरलैंड discovered the effectiveness of DDT as an insecticide. Paul Muller was awarded the Nobel Prize in the Medicines and Physiology in 1948 for this discovery. Anyway, हम इसकी अगर प्रिपरेशन की बात करें तो इसे हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम CH, C double bond OH and CCl3. This compound is called chloral. तो क्लोरल से CCl3 है, C डबल बॉन्ड OH है, इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की. तो क्लोरोबेंजीन इसके साथ वही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन करता है. ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा. मतलब ये अगर आप सोचो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, फिर O- वो OH से दूसरी के साथ रिएक्शन कर लेता है. तो ये दो कंपाउंड्स इसके साथ जुड़ जाते हैं और ये बनाता है DDT, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है. तो ये चीज़ें थोड़ी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए. तो दैट्स इट. ये चैप्टर फिनिश हो चुका है. आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो इसके और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स. तो उसके लिए आप फिर आगे कनेक्टेड रहो. थैंक यू वेरी मच.